करते हैं। तो आज की जो हमारी ये क्लास है NTA UGC नेट समाज कार्य की। हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और उन प्रश्नों को देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर भी चलेंगे। तो देखेंगे समाज कार्य शोध क्या है, उसके अर्थ विशेषता और अर्थ विशेषता के साथ साथ उसकी प्रक्रिया में कौन कौन से चरण को शामिल किए गए हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ज़रा मुझे बताइए आप सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधान से क्या तात्पर्य होता है। क्या पहला ऑप्शन है कि यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि होता है अनुसंधान। ऑप्शन बी कहता है कि यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए, तो केवल तो गलत हो जाएगा यहाँ पे ना। ऑप्शन सी की बात करेंगे, या व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब यहाँ पर भी एक प्रकार से अगर हम बात करें तो केवल इसने व्यवहारिक विषयों को लिया है। केवल इसने अगर हम चर्चा पर चर्चा करें तो केवल व्यवहारिक विषयों को लिया है, तो व्यवहारिक विषय भी आपका शामिल नहीं होगा। और यह आविष्कार की एक यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब रैंडम होता है, एक विधियाँ होती हैं और अनियोजित प्रक्रिया मानी जाती है। तो अनियोजित तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, ऑप्शन तो रैंडम तो होता सही है, लेकिन नियोजित अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, परंतु गलत है अनियोजित की वजह से, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। यहाँ पर केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपको समझ में आया कि अनुसंधान का तात्पर्य क्या है। चलो ध्यान रखिएगा, ये अनुसंधान है, रिसर्च है। रिसर्च के अर्थ विशेषता, प्रकार और उसके लक्षणों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड की बात करें, केवल आप रिसर्च में तर्क करिए, बस तर्क करिए। सेकंड आपसे क्या बोल रहा है कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। मतलब ध्यान दीजिए, सदैव पूछा गया है। जो रिसर्च होता है, एक मेडिकल सोशल वर्कर सदैव किस संदर्भ में करेगा रिसर्च। क्या पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए करता है, बताइए। हाँ, फिर वो नए ज्ञान की खोज करने के लिए करता है क्या, बिल्कुल। और क्या ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए वो रिसर्च करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के सभी। ध्यान रखिएगा, रिसर्च समाज कार्य शोध में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, है ना। तर्क केवल करिए रिसर्च पर, प्रश्नों पर। फैक्ट मैं बताऊंगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य। देखिए बहुत बढ़िया सवाल, और इसको आप स्टार लगा लीजिए। बताइए जरा, एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, बताइए। सर बी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास। ऑप्शन बी सर। ओके, लगभग जवाब भी आ रहा है भाई बी की तरफ। बस 2 ही 3 बच्चे हैं क्या, और भी तो बच्चे हैं भाई, और भी लोग जवाब दीजिए, अपने विचारों को प्रकट करें, तभी तो मज़ा आता है पढ़ने में। सर बी होगा। अच्छा, बी ही होगा। चलो अब हम बात करते हैं समाज की भलाई करना। देखिए एक अच्छे अनुसंधान का जो लक्ष्य रखा गया, तो हमें कॉमन सोचना है। मेरी बात समझ रहे आप सभी लोग, क्योंकि समाज की भलाई तो आपका मेंशन किया ही गया है, लेकिन एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य, तो यानी अब आप सोच सकते हो कि ये प्रश्न तर्क वाले है या तार्किक वाला है, आप ऐसा कह सकते हो। अब ऐसे प्रश्नों पर आपको 99% जो सही रहेगा उसको लगाएंगे ऑप्शन को। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करना, बिल्कुल ये भी सही है आपका। और ऑप्शन थर्ड की बात करें, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। देखिए दिनचर्या से अगर हम रिलेट करते हैं तो हमारा ये एक्टिविटी डेली रूटीन बन जाता है ना, दैनिक जीवन की क्रियाकलाप बन जाती है। परंतु दैनिक जीवन की क्रियाकलाप में एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य नहीं माना जाता है, इसलिए इसको तो आप काट दीजिए। कोई अगर हम बात करें आप लोगों से, संतोषजनक पॉइंट नहीं मेंशन है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आप इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अच्छा भाई, इसको तो होगा ही नहीं। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, दोनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा आप बताएं। बी। हाँ, बी आप लोगों ने सही बताया था, बी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य के लिए। बहुत बढ़िया जवाब आया है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिद्धांत
और सामान्यीकरण का विकास मैंने आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ रिसर्च पढ़ाते समय। शोध उसी की प्रक्रिया ही मानी जाती है। अच्छा, अब आपको अगर हम बात करें समाज कार्य शोध क्या बोलता है। समाज कार्य शोध कहता है कि भाई इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, प्रमुख लक्ष्य जो होता है, उन प्रश्नों के उत्तर को खोजना होता है। अब मेरी बात को समझिए आप लोग, मैं आपसे क्या बोला हूँ कि कहा हूँ कि उन प्रश्नों का उत्तर खोजना होता है जो समाज कार्य व्यवहार में हस्तक्षेप अथवा उपचार की प्रभाविकता को संदर्भ में उठाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से समझ लीजिए कि शोध के द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि कौन सा हस्तक्षेप अथवा उपचार समाज कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता होता है और बाधा पहुंचाता है। ये भी आपका बन जाता है समाज कार्य के लेकर। लेकिन इन सारी बात ना लिखकर इसने केवल एक बात लिख दिया, समाज की भलाई करना, है ना। तो मैं कहता कि अगर समाज कार्य के हस्तक्षेप की बात यहाँ पे मेंशन करता और उपचार को मेंशन करता, ठीक है, और उसी में ही कूट देता और फिर आप वहाँ पे दोनों को कहते हैं। लेकिन अगर वो भी है और सिद्धांत भी है और प्रश्न कहता कि समाज कार्य अनुसंधान, तब आप ऑप्शन नंबर उसको लगाते जहाँ पे मैं आपको बोल रहा था हस्तक्षेप और उपचार को लेकर। लेकिन प्रश्न केवल अच्छे अनुसंधान का पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी का जवाब जाएगा आप लोगों का। दोनों बातें मैंने समझा दिया है, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये अप्लाइड टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं इस टाइप से एग्जाम में, है ना। आगे बढ़िए। एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या होता है आपके नज़र में, बताइए जरा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जी, किसी का मैसेज आ रहा है ग्रुप में, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। जितेंद्र डाबास हैं, ओके, चलिए बताइए। अच्छा, ऑप्शन डी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, मैंने आपसे बताया है कि मैं रिसर्च का प्रश्न करवा रहा हूँ, इसलिए घबराइएगा भी मत आप लोग अगर प्रश्न गलत होता है तो, ठीक है। मैं इन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा एक बार फिर आप लोगों का, ठीक है। देखिए, एक श्रेष्ठ, अब समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन में श्रेष्ठ तो आप जानते ही उत्तम, इष्टम जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। अब ये बात है थ्योरी की, ना कि सिद्धांत की, ध्यान रखिएगा। बात अगर प्रिंसिपल की होती तो कहने का मतलब ये था कि आप समाज कार्य के बहुत सारे प्रिंसिपल जानते हैं जो सार्वभौमिक सत्यता पर आधारित होती है और थ्योरी में आलोचना की जाती है, ये भी चीज़ें जानते हैं। और जो श्रेष्ठतम थ्योरी होगी, इष्टतम जो थ्योरी होगी, उसी पर बात करेंगे। पहला ऑप्शन आपसे कहेगा कि अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को, इंटर रिलेशनशिप को स्पष्ट करता है क्या, ये श्रेष्ठ सिद्धांत। आपको अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ ना, ये गलत है। कभी भी जो थ्योरी होती है वो कभी अवधारणाओं के बीच में परस्पर संबंधों को स्पष्ट नहीं करती है कि इंटर रिलेशनशिप को स्पष्ट करे वो थ्योरीज। मेरी बात को समझिए, थ्योरीज। अब सोच लीजिए बीएफ स्किनर की थ्योरी को ले लीजिए। अब बीएफ स्किनर ने क्या किया, वहाँ पे परस्पर संबंधों को थोड़ी ना बताया है। वहाँ पे वो जो थ्योरी बताई उसका मतलब ये था कि लर्निंग कैसे हो रही है, लर्निंग किस एक्टिविटी के माध्यम से हो रही है। अब वहाँ पे उसने एक स्टिमुलस की जगह उन्होंने रेनफोर्समेंट का प्रयोग किया। अब ये मत सोचिएगा कि रेनफोर्समेंट परस्पर संबंध है, नहीं, वो उसके लिए स्टिमुलस है, उद्दीपक है, तो ना कि वो परस्पर संबंध है। बात को समझिए थ्योरी को लेकर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अत्यधिक अमूर्त, अगर हम बात करें अबस्ट्रैक्ट को लेकर, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पर अबस्ट्रैक्ट कर देंगे, अमूर्त करके समझाएंगे कोई चीज़, तो ज़्यादा सफल नहीं होगी। आपको ये बात भली भांति तरीके से समझ में आनी चाहिए। एक थ्योरीज वगैरह में रिसर्च में क्या होता है, कुछ चीज़ें मूर्त होती हैं तो कुछ चीज़ें अमूर्त होती हैं। अगर रिसर्च कहता है कि रिसर्च की जो विशेषता है क्या वो अमूर्त टाइप में होती है, तो बिल्कुल वो अमूर्त भी होती है अमूर्त भी होती है विशेषताओं में रिसर्च का। लेकिन एक श्रेष्ठ थ्योरी पर आप अपना विचार अगर प्रकट करें और कहें कि अमूर्त जो श्रेष्ठ थ्योरी होती है वो अमूर्त होती है, तो गलत है, आपका अत्यधिक गलत है। ये मतलब अत्यधिक अमूर्त नहीं कह सकते आप दोनों चीज़ें पे। मतलब कोई चीज़ें, जैसे अगर मैं कहूँ
बिना दिखाए आप लोगों को व्याख्या कर दो। भाई ट्री के बारे में, पेड़ है आम का, ठीक है, आम के पेड़ पे क्या होता है, जो है वो छाया पहुंचाता है ना, वायुमंडल को भी एक प्रकार से क्या है, शुद्ध रखता है, मनुष्यों को भी शुद्ध रखता है ना। तो ये एक विशेषता तो हमने आपको बताया है यहाँ पे। और वहीं अगर हम आपके सामने जस्ट ट्री के सामने रहें, आपको बताएं इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, तो वो चीज़ें आपके सामने होती प्रस्तुत, यानी एक प्रकार से अमूर्त वो मूर्त हो जाता है, ठीक है। तो मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं रिसर्च में, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग थ्योरीज में, इसलिए आपका बी भी गलत हो जाएगा। बात करेंगे अध्ययन विषय, डिसिप्लिन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होना। कहने का मतलब व्यापक स्पष्टीकरण करने मतलब क्या होता है कि री का मतलब क्या होता है, पुनः, बार बार। क्या आप जानते हैं इस बात को? तो आप जब भी कोई किसी एक चीज़ पर अगर आपने रिसर्च कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो भाई कोटा पूरा हो गया, आप बस इतना रहने दो। जब भी आप किसी केसवर्क के साथ काम करेंगे, किसी ग्रुप वर्क के साथ काम करेंगे, किसी कम्युनिटी वर्क के साथ काम करेंगे, तो उसका मतलब होता है कि एक बार आपने रिसर्च कर लिया, आपको डेटा मिल गया, और फिर अगर आपको कहीं एक्टिविटी कराते समय अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोबारा वाला आपने काम किया है, जो पुनः आपने डेटा को लिया है, तो वह आपका व्यापक स्पष्टीकरण के रूप में आता है। तो घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होना चाहिए अध्ययन विषय के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो केस वर्क हो, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क हो। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि यही आपकी श्रेष्ठ थ्योरी कहलाएगी, यही आपकी श्रेष्ठ थ्योरी कहलाएगी। तो याद रखिएगा, इन तीनों का भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको ऑप्शन नंबर सी देता, ऑप्शन नंबर सी देता। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। अच्छा, उपर्युक्त सभी तब होता केवल अगर यहाँ पे मूर्त और अमूर्त लिख देता मैं, तब मूर्त ना होने की वजह से फिर मैंने ए वाले ऑप्शन को कम प्राथमिकता देते हुए मैंने ऑप्शन सी को करेक्ट किया है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर भी ऐसे में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ चलो बहुत बढ़िया है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल्दबाजी मत करिए, रिसर्च का प्रश्न है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच विचार या तर्क कर लेंगे तो एग्जाम में आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान, बात को समझिएगा, जल्दबाजी नहीं, ज्ञान अनुभव से आता है? क्या बुद्धिवाद है, क्या निगमनात्मक तर्क है जिसको आप बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, फिर लॉजिक यानी तर्क है, फिर अनुभववाद है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या आपका आना चाहिए, जहां पर विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? जी डी करेक्ट है। ओके ओके, आप लोगों का जवाब डी की तरफ अग्रसर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हो रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर हम दर्शन शास्त्र के आधार पर बात भी करते हैं तो ज्ञान और अनुसंधान से संबंध में आप लोगों ने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कवाद, अनुभववाद, अनुसंधान रूप दर्शन, प्रत्यक्षवादी, व्याख्या रूप दर्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे। पेपर फर्स्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ रिसर्च में, तो जो विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, और आपने ऑप्शन डी अगर बोला है मुझसे, तो डी ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो विचार आता है, जो ज्ञान आता है अनुभव से आता है, वो अनुभववाद में ही कहा गया है, वो आपके अनुभववाद में ही कहा गया है। अब कोई भी बच्चा मुझे थोड़ा सा स्पष्टी करके बताए, है ना, थोड़ा सा स्पष्टी करके बताए, अनुभववाद ज्ञान क्या होता है? अनुभववाद, अनुभववाद बताइए थोड़ा सा। अनुभव बेस्ड होती है, सब प्रैक्टिकल करके जो सीखते हैं ना। ओके ओके। देखिए, किसी बच्चे ने ग्रुप में मैसेज छोड़ रखा है, भाई अभी ज्वाइन नहीं हो रखे ग्रुप में, कोई बच्चा डाल रखा है। अब इनका अगर हम नाम भी निकालते हैं तो इनका नाम आता आई हेट सॉरी। देखिए, इनका नाम भी नहीं उन्होंने मेंशन कर रखा है, पता नहीं कौन है ये, समय पर ज्वाइन ही नहीं होते। अभी मैसेज डाल रखे हैं इन्होंने, नाम तो कम से कम लिखो भाई, ये सब क्या लिखते हो? 3-5 प्रोफेसर बनने वाले हो, सारे के सारे प्रोफेसर बनने वाले हो,
नाम भी ढंग के नहीं लिखते हो आप लोग हैं, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, पता नहीं कब सुधरोगे। चलो आगे बढ़िए। यहाँ पे आपने मुझे जो जवाब दिया है, आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है अनुभववाद को लेकर। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, यूजीसी के हिसाब से एक और ऑप्शन में आता है इंद्रियानुभववाद, एक ऑप्शन में आपका ये भी आता है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे जब बात करता हूँ इंद्रियानुवाद अनुभव को लेकर, तो आपको इस बात से परिचित होना चाहिए कि इसमें इंद्रियों को ज्ञान का माध्यम माना जाता है। जानते हो किसमें? अनुभववाद में। देखिए बात इस चीज़ को दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से यहाँ से प्रश्न फैक्ट तो 110% नहीं पूछे जाएंगे भाई साहब। 5 से 10 प्रश्न के बीच में ही रहेगा रिसर्च का आपका 2022 में, परंतु 10 के 10 भी प्रश्न आपके फैक्ट पर नहीं होंगे। इस बात से आप लोग सहमत रहिएगा सभी लोग। अपवाद है कि अगर आपको मिल जाए एफ टेस्ट किसने दिया, जेड टेस्ट किसने दिया, ये अपवाद मिल जाएगा, परंतु मेरे हिसाब से वहाँ पे आप लोगों के तर्क पर ही प्रश्न रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ ज्ञान का माध्यम माना जाता है जिसका मनोविज्ञान के संवेदनवाद का विकास अनुभववाद में हुआ है। तो इसके अनुसार प्रत्यक्षीकरण संवेदनाओं और प्रतिमानों का साहचर्य होता है। और सबसे ज़्यादा आपको बता दूं, यहाँ पे जो तत्व मीमांसा आता है, जहाँ पे ह्यूम के द्वारा अत्यंत ही साहसी और संगत अनुभववादी की भूमिका अदा किया है। और लॉक ने भी बोला कि गुणों का अनुभव होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह विचार बताया गया कि ज्ञान अनुभव से आता है, और ये बात तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत स्पष्टीकरण किया गया है, स्पष्टीकरण किया गया है। और ज्ञान मीमांसा को सर्वप्रथम अगर कोई उपयोग करने वाला विद्वान है तो फ्रेडरिक फ्रेरी है। लिख दूं, आप नोट कर लो इसको, फ्रेडरिक फ्रेरे। पावले फ्रेरे का नाम मत समझिएगा भाई। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें 5वें का, तो 5वें का जो गया है जवाब वो आपका डी गया है। समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ ताकि समझाते हुए चल रहा हूँ रिसर्च के प्रश्नों पर। और भी प्रश्न आप करना अपने मन से, देखना आपको ऑटोमेटिक सही जाएंगे, बस यही ट्रिक अपनाना। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। बढ़िया प्रश्न है कि नहीं? और अगर हम बात करें कि एक सिद्धांत को आप अपने रूप में किस तरीके से स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन कहता है आपको व्यवस्थित संबंधों कथनों का संग्रह, दूसरा ऑप्शन कहता है सामान्यीकरण, और तीसरा ऑप्शन आपसे क्या बोलता है? 1 और 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। जरा मुझे बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी। ओके, डी आपसे नॉन। ठीक है, तो लगभग बच्चों का जवाब भी आ रहा भी। हाँ, तो आप लोगों ने मुझे जवाब दे दिया है 7 वाले का, सॉरी 6 वाले प्रश्न का जवाब दे दिया है सी, और सही है यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़िए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ज्ञानवाद। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने ज्ञानवाद है। और ज्ञानवाद में क्या कहा जा रहा है बताइए जरा उसके संदर्भ में, कि यह सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में प्रयुक्त शब्द है? क्या यह रोगों के प्रकार और अध्ययन के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार करता है? क्या यह साक्षात्कार तकनीकी का एक प्रकार है? बोलिए क्या है? 7 ज्ञानवाद। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ज्ञानवाद को जानते हो क्या बोला जाता है? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान समझिए आप, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। पता है ये दर्शन की एक शाखा है, इस बात से आपको परिचित होंगे आप लोग। ये क्या है? दर्शन की एक शाखा है, यस या नो? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यह रोचक शब्दों का ज्ञान कहते हैं। मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, या ज्ञान के स्रोत, नेचर, विषय क्षेत्र, ज्ञान की विधि के बारे में। विधि मतलब एक टेक्निक है, विधि मतलब एक टेक्निक है जहाँ पे आप तर्कवाद और अनुभववाद की बात करते हैं। अब तर्कवाद क्या है? तर्कवाद भाई मस्तिष्क का और इंद्रियों का नियंत्रण है तर्कवाद में, यस या नो? बोलिए
मस्तिष्क और इंद्रियों का नियंत्रण तर्कवाद, हाँ सर। और अनुभववाद में इंद्रियों के मस्तिष्क के ऊपर माना जाता है, जहाँ पे इंद्रियों द्वारा संसार से प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक जाते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह होगा कि यह सामाजिक विज्ञान के विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, और यह कथन कहना सत्य नहीं होगा आप लोगों के लिए कि आप सोशोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्ञानवाद में, और वहाँ पे विशेष रूप से वो भी। तो मेरे हिसाब से नहीं, आप लोग खुद तर्क करके सोचिए एक बार, ये ज्ञानवाद कहना उचित नहीं होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए को। तो इसको अभी आप अभी गलत भी मत करिए, ऑप्शन को भी देख लेते हैं और अच्छे से, बी वाले को भी। यह रोगों के प्रकार का अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है, तो ये 110% ये तो गलत है आपका, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ उद्देश्य जो है सत्य के रूप में समझना है आपको, यहाँ उद्देश्य जो है सत्य के रूप में समझना है कि नहीं। तो इसका ज्ञान मीमांसा का जो अर्थ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस बात को कि किसी निश्चित निष्कर्ष से अब भी उतने ही दूर प्रतीत होते हैं जितना पहले थे, जितना पहले थे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि उद्देश्य सत्य के रूप में समझने की बात कर रहा है, उद्देश्य को सत्य के रूप में समझने की बात कर रहा है। तो दार्शनिक का एक क्षेत्र, एक प्रकार से ये अवयव है, एक चक्र है ये, है ना। तो इसलिए आप रोगों का प्रकार को ना कहिए, इसको गलत कर दीजिए। और यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार करना होता है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि ज्ञान मीमांसा जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाए, उसके स्रोत क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, ज्ञान प्राप्ति की विधि के बारे में क्या है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसका अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान को स्वीकार स्तर है ये। देखिए क्या आप इस बात को कहेंगे कि ज्ञानवाद जो है वो अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है, एक्सेप्टेबल लेवल है ये अध्ययन का क्षेत्र में, क्या ये सही है? ज्ञानवाद जो है अध्ययन के क्षेत्र में आपने ज्ञान को स्वीकार किया है, अध्ययन के क्षेत्र में नहीं सही लग रहा ना। ज्ञानवाद में आता है ना ज्ञान का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान का स्तर क्या है। अच्छा चलो आपने यहाँ पे ठीक है साथ को आपने रिलेट करा दिया है, ठीक है कि ज्ञान के क्षेत्र में, चलो ठीक है। अब जरा मुझे बताइए कि ज्ञानवाद एक साक्षात्कार तकनीकी का एक प्रकार है? नहीं। ज्ञानवाद एक साक्षात्कार के तकनीकी का प्रकार है, तो साक्षात्कार तकनीकी का प्रकार तो वही नहीं है। लेकिन हम जब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान का ज्ञान क्या होता है, ऐसे जब हम बात करने लगते हैं तो ज्ञान मीमांसा बेसिकली एक टाइप के रूप में परिभाषित तो होता है, परंतु यहाँ पे इस प्रश्नों के आधार पे किसको संदर्भित किया जाए, मेरे हिसाब से नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी वाला है यही करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञान मीमांसावाद जो है ऑप्शन नंबर सी अपने अनुमानों को इस धारण के साथ शुरू करते हैं कि उनके पास बहुत अधिक ज्ञान है, जैसा कि वे उस पर प्रतिबिंबित करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 बताइए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का कार्य होगा? सिद्धांत का कार्य आपको बताना है। सर ये तो सभी है। ओके सभी होंगे सभी। तो सातवें का अंतर क्या आएगा सर? सातवें का किसका अंतर? नहीं एक मिनट रुकिए, कोई सर पूछ रहे हैं कुछ, आई थिंक क्या पूछ रहे हैं सर? अच्छा उसी का तो बता रहे हैं। ओके कहाँ पे रहते हो आप? यहीं पर रहो। हाँ पानी पीने चलेगा। अच्छा वाटर बोतल साथ रखा करो सर आप। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, जरा बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन डी। ओके 8 का जवाब आपने बता दिया सभी। फिर आप देखो टेंशन मत लीजिएगा, आगे बढ़िए। देखिए सिद्धांत का एक कार्य है वर्तमान में ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, सिद्धांत का एक कार्य है, ठीक है। अच्छा भविष्यवाणी करना, घटना की व्याख्या करना, ऑप्शन में अगर हम बात करें उपयुक्त सभी के सभी। अच्छा देखो
घटना की व्याख्या थ्योरीज में प्रिंसिपल पे नहीं होती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आलोचना कहिए आप, ये आएगा इसका। अब इस बात को समझ ऑप्शन ये लीजिए। आएगा। एक मिनट सुन लीजिए आप सभी लोग, आलोचना कहना ठीक रहेगा। तो आलोचना करता, देखो सिद्धांत का कार्य थोड़ी ना है कि घटना का व्याख्या करना। हम जब किसी सिद्धांत के बारे में जब पढ़ते हैं, हमें पूरी डिटेल जानकारी तब मिलती है जब कोई व्यक्ति उसकी आलोचना कर देता है, कहता है भैया ये नहीं ऐसे होना चाहिए। जैसे अगर मैं लेवाइगोस्की को ले लेता हूँ हाँ सर, और ये नहीं जीन होगा, पियाजे ये के लिए। ये अनुसंधान के कार्य हैं तीनों, हाँ। इसका नहीं होगा। तो मैं अगर आपसे अभी देख लीजिए, थोड़ा सी बात सुन लीजिए। अगर मैं लेवाइगोस्की की बात करता हूँ तो लेवाइगोस्की कहते हैं कि व्यक्ति में सबसे पहले समाज आता है, सामाजिक क्रियाविधि आती है, और व्यक्ति में जब कोई भाषा डेवलप होती है तो वो समाज से सीखता है, समाज से भाषा डेवलप होता है, ये लेवाइगोस्की कहता है। लेकिन हमें ये पता तब चला, ये बातें पता तब चली जब ये बातें इसके द्वारा आलोचना की गई जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने कहा नहीं भाई, ये आप गलत बता रहे हैं, बच्चे जो है भाषा समाज से नहीं सीखते हैं, बच्चे अपने संज्ञान से बच्चे सीखते हैं, कॉग्निटिव से भाषा को डेवलप कर लेते हैं। उसमें इन्होंने अपने मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी कुछ चर्चा किया, मैक्सवेल की कि जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे का जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे रोना, हंसना, है ना, सोना, ये मूल प्रवृत्तियां हैं, ये जन्मजात, ये समाज से नहीं सीखते हैं बच्चे। लेकिन वहीं भाषा को केवल बात कर दिया लेवाइगोस्की ने। तो यहाँ पे व्याख्या में तब मिलती है जब आलोचना होती है। आप ऐसा मत सोचिए कोई डिटेल अगर कहीं व्याख्या मिल गई, सीसीटी की बात करता हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इवान पैट्रिक पावलोव की, तो आपको भी वहाँ पे मिल रहा है कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सीसीटी ये चीज़ें हैं कि अगर कुत्ते के सामने भोजन रखा जाएगा तो सलाइवा नीचे आता है, गिरता है, इससे पता चलता है कि वो कुत्ता जो है भूखा है, प्रेरित है, ये पता चलता है। तो ये पावलोव ने बताया इस तरीके की चीज़ें होती हैं, परंतु घटना की व्याख्या नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना होता है और उसका सारांश निकालना होता है। निष्कर्ष वगैरह देखो निकालना तो ठीक है, लेकिन रिसर्च में होता है। सिद्धांत का काम थोड़ी ना है कि निष्कर्ष निकाले, सिद्धांत एक दिया जाता है, उस थ्योरीज है या प्रिंसिपल है जो भी आती है, उसके आधार पे हम एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, ना कि सारांश निकालते हैं। बात को आप समझने की कोशिश करिए, केवल प्रश्नों को रिसर्च, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है यहाँ पर, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि ज्ञान वर्तमान ज्ञान का एकीकृत करता, अब आप वर्तमान ज्ञान का एकीकृत करना, आपने दोनों चीज़ों को रख लिया भाई, व्यक्तिनिष्ठता को भी रख लिया, वस्तुनिष्ठता को भी रख लिया। प्रश्न तो स्पष्टीकरण है ही नहीं, ऑप्शन तो स्पष्टीकरण है ही नहीं, हमें बताना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठता पे पूर्वाग्रह तो नहीं आता, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता पे हम लोग पूर्वाग्रह को देखते हैं। विदाउट जो है बाइज होता है आपका रिसर्च में, अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पूर्वाग्रह सहित हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। भविष्यवाणी करना प्रश्न ये सिद्धांत का कार्य है। सबसे अच्छा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सही है। हाँ सही। निधि एक मिनट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, थोड़ा सा फैक्ट है, ये देखो अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे 17वीं शताब्दी के 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, क्या प्लेटो बोलेंगे, अरस्तु, लॉक, या आप डेकार्टे बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। ना गलत। तो फिर सर अरस्तु होगा, बी अरस्तु होना चाहिए। नहीं, देखिए जो अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, आप लोग तुक्का ना मारे,
सर ऑप्शन नहीं आएगा, प्लूटो सर। प्लेटो भी आपका नहीं आएगा सर। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बचा ऑप्शन एक ही, अब तो सब लोगों ने चूज कर लिया ही। लोक एक विद्वान का नाम है, एक विद्वान का लोक जो है नाम है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो 17वीं शताब्दी में महान दार्शनिक का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है, और उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है, और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव का माध्यम प्राप्त करता है। वो किसका नाम आता है? लॉक का नाम आता है। किसका नाम आता है? बोलिए। जॉन लॉक। नहीं 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 नहीं, जॉन लॉक जॉन लॉक है ना सर इनका पूरा? नहीं, जॉन लॉक नाम नहीं है इनका। लॉक लॉक इनको कर लीजिए, इनका आगे पीछे का नाम हमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए लॉक मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आप लोगों से लॉक ही आएगा। जॉन लॉक बेसिकली वो अलग स्टेटमेंट बताते हैं, है ना। यहाँ पे दर्शन की बात किया जा रहा है 17वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में अगर हम बात करें, तो सूचना का विस्फोटक माना जाता है किसको? ज्ञान और अनुसंधान को, ज्ञान और रिसर्च को, ज्ञान और रिसर्च को। फिर अगर हम बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ज्ञान का उद्देश्य अज्ञान को समाप्त करना होता है। इस बात से आप लोग जो है परिचित रहिएगा सभी लोग। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, लॉक इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमित प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि? रीज़न बताइए। आविष्कार दुर्लभ है, रीज़न बताइए। परिणाम का निरंतर आलोचनात्मक जांच होनी चाहिए क्या? पहला मैं बताता हूं, देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमित प्रगति को बढ़ावा देते हैं, ये बात सही है। प्रत्येक क्षेत्र में जो शोध होता है वो ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमित रूप से वो बढ़ावा देता है, लेकिन जब आविष्कार दुर्लभ होते हैं तो क्या आलोचना की जब जांच करते तो दुर्लभ बन जाता है निरंतर में? गलत है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है, गलत जवाब ये भी है, ठीक है, यहाँ पे सामान्य नहीं है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें आप लोगों से, तो अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से साधारण शब्दों में किसी नई घटना से परिचित होना, या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना, या वर्तमान ज्ञान का संश्लेषणात्मक या समीक्षा करना, वो आपका प्रस्तुत हो सकता है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर वो स्टेटमेंट आपका सही रहेगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। या निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं, सामान्य बात है, यहाँ पर गलत जवाब आ गया। ये आपके सामने अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान को कमी होती है। देखिए, कारण क्या है कि अनुसंधान ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमित प्रगति को बढ़ावा तो देगा, परंतु लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वांछनीय ज्ञान की कमी होती है। मतलब सकारात्मक जो ज्ञान है, जागरूकता वगैरह है, उसकी कमी है। रीज़न यही है। ऑप्शन नंबर आपका 10 का डी करेक्ट है, 10 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं? देखिए, अब यह आपकी बात हो रही है, अब ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आप अपने हिसाब से सोच के जवाब दीजिएगा। मैं इस प्रश्न का जवाब बताऊंगा अंत में। क्वेश्चन यहाँ पे 11 का देखिए, ऑप्शन नंबर ए, कि वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। क्या आप दूसरे शोधकर्ता के साथ, जैसे आपके जो सहपाठी हैं, क्या उनके साथ सामंजस्य आप रखेंगे? चलिए ठीक है, फिर इसको करेक्ट करिए। आगे देखिए बी को, क्या उसे सचेत मन वाला होना चाहिए? देखिए, क्या ये सचेत मन वाला होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि वह, ऑप्शन सी को, कि वह जांच में उत्सुक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है, अपने निर्णय को प्रमाणित करना भी अनिवार्य है। अब आपको बताइए, इतना अप्लाइड प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, तो जरा मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का, कि शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए। अच्छा, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। जरूरी नहीं
अच्छा, सचेत मन का होना तो भाई ज़रूरी है। एक्टिव नहीं होगा तो काम, तो देखो बहुत जरूरी है। हाँ, अगर एक्टिव नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। सोशल वर्क तो इस पर आधारित है। दूसरी बात, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए। जब परीक्षण ही नहीं करेगा तो उसका काम ही अच्छे से नहीं होगा। परीक्षण भी करना ज़रूरी है, यानी एक प्रकार का टेस्ट होना तो तय है। और वह अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य, मतलब निर्णय का प्रमाणित करने का मतलब ये हुआ एक प्रकार से, ऑप्शन बी। नहीं नहीं, ये लेकिन निर्णय प्रमाणित लेने तो का निष्कर्ष होना करना। तो ज्यादा सही है। प्रमा ऑप्शन बी सही होगा सर। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। प्रमाणित आपको अपने निर्णय को करना पड़ेगा, और अगर आप अपने निर्णय को प्रमाणित नहीं करेंगे, सुनिए मेरी बात, तो आप बताइए जरा, केस वर्क में वो सेवार्थी क्या आपसे संतुष्ट रहेगा? जब आप ग्रुप वर्क में अपने निर्णय को प्रमाणित नहीं करेंगे तो क्या आपसे वो सहमत रहेगा? नहीं, ना ही कम्युनिटी वर्क। तो निर्णय को शोध की बात कर रहा है ना सर, ये तो शोध की ही बात मैं कर रहा हूँ। सर जो परिकल्पना हम बनाएंगे सर, बनाएंगे तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि हमने जो सोचा है वो सही भी हो। नहीं नहीं नहीं, प्रमाणित या आप यहाँ पे परिकल्पना मत, आप गलत देखिए। मैं आपके बारे में, कंक्लूजन निकला उसकी बात हो रही है। मेरा सवाल है कि एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, क्या आपकी गुणवत्ता नहीं है कि भाई आप निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य समझे? यह आपकी गुणवत्ता नहीं है, आपकी एक क्वालिटीज है। हाँ, आपकी एक क्वालिटी है कि अपने निर्णय को प्रमाणित करें आप, और ये कंपलसरी है। एक सोशल वर्कर होने के नाते आपको ये प्रमाणित करना चाहिए। और यहाँ पे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करना, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करना। देखो अब यहाँ पे सुनिए, ये भी आपका सही था तो ये भी सही, लेकिन यहाँ पे हम इसको इसलिए प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं कि शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। तो दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करना, अब मान लीजिए भाई हैं, दो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर, और कहीं पे डेटा मिल गया तो डेटा वो अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, तो वहाँ पे जो अपने तक सीमित रख रहे हैं तो वो अपने एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करने की बात हो रही है। तो ऐसा हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देख लेते हैं, और वही क्रियाविधि यहाँ पे आप प्राथमिकता अगर देने की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें। 11 का जो ए वाला आपने बोला है मुझे ना, यही करेक्ट जवाब है आप लोगों का। प्रश्न अच्छे हैं सारे के सारे, केवल आपको विचार करना पड़ रहा है बस। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 के बारे में, आध्यात्मिक विज्ञान का अर्थ क्या होना चाहिए, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, वास्तविकता की खोज। यही सही जवाब है। यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज होता है। मैंने आपको रिसर्च के संबंध में प्रश्न भी बताया है, ट्रिक भी बताया है। जब कभी वास्तविकता वगैरह मिलता है ना, वो 110% सही होता है। अनुभव वगैरह, खोज वगैरह जो मिलता है वो सत्य होता है। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाएगी? रिसर्च की जो गुणवत्ता है कैसे आंकोगे? अच्छा, एक है अनुसंधान की प्रासंगिकता से। प्रासंगिकता बेसिकली एक प्रकार से ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करता है। अब ऐतिहासिक परिदृश्य की बात में पहले के समय में कुछ था, अब के समय में कुछ है, तो हम इसको गलत कर देते हैं। अनुसंधान की गहराई से, बल्कि हाँ गहराई होनी चाहिए, शोधकर्ता के अनुभव से भी, और अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। आप बताइए जरा, अनुसंधान की गुणवत्ता अगर सब आंकेंगे आप ना, तो सबसे बेटर ऑप्शन शोध के संचालन में अपनाई गई पद्धति से सबसे बेटर होगा। और पद्धति जानते क्या होती है? बेसिकली एक्सपेरिमेंट को बताता है ना, आपका सिस्टम बताता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा 13 का। 14 बताइए, निम्नलिखित में से किसे एक समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणाम पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? बताइए, क्या कारक विश्लेषण, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित विश्लेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं? 14
बताइए। ऑप्शन है। विश्लेषण सर। तत्व मीमांसा किसको कहेंगे? मेटा एनालिसिस को बोलेंगे। अब बताइए सर नहीं पता। भाई, यह सत्य के स्वरूप की खोज करता है मैडम, सत्य की स्वरूप की खोज करता है मेटा विश्लेषण। और किसी एक समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में हम तत्व मीमांसा कहेंगे। जहां सत्य के स्वरूप की खोज की जा रही है और अस्तित्व, समय, स्थान आदि का बोध कराया जा रहा हो, वह आपका मेटा एनालिसिस होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। सर आंकड़ों का मूल्यांकन यही होगा। तत्व मीमांसा जी। क्वेश्चन में भी कह रहे हैं ना कि अलग अलग जो परिणाम आए हैं अलग अलग स्टडीज के, उनके सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करना है। तो वो तत्व मीमांसा, सत्य की खोज, इससे रिलेट हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया वैसे कुछ। देखो, तत्व मीमांसा का अगर आंकड़ा लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ अलग बता रहा है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये एक प्रकार का अध्यात्म ज्ञान है तत्व मीमांसा। और तत्व मीमांसा में जब भी कभी शब्दों का या अंकों का बदलाव या किसी चीज़ की बात कर रहा है तो वो बेसिकली वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, वास्तविकता को ही प्रकट करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ये अध्ययन का परिणाम पर आधारित सांख्यिकी डेटा है वो आपका सत्य ही डेटा होता है, डेटा सत्य ही होता है। और उस सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि के रूप में भी, इसको व्यवस्थित के रूप में भी परिभाषित कर देते हैं। तो वो बेसिकली आपकी क्या बन जाती है? तत्व मीमांसा बन जाता है, तत्व मीमांसा बन जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि तत्व मीमांसा जो सत्य का स्वरूप की खोज कर रहा है वो समस्या के कई ऐसे स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित है जो सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन भी करता है। वास्तविकता, तथ्य, तर्कसंगतता, विश्वास पर आधारित है आपका ये तत्व मीमांसा। तो एक बार कारक विश्लेषण। हाँ सर, ये मैं बोलने वाली थी। क्या? कारक विश्लेषण भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए क्या है। कौन सा विश्लेषण? अच्छा, फैक्टर एनालिसिस। ओके। कारक विश्लेषण, यहाँ जो कारक विश्लेषण है वो फैक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। आपको अगर मैं आपसे जब कभी कारक विश्लेषण के बारे में बात करता हूँ, जैसे मैंने अगर आप लोगों से ही बोला कारक विश्लेषण के फैक्टर के रूप में, तो आप विभिन्न तरीके के फैक्टर निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के आप लोग जो है कारक निकालते हैं। तो जैसे ऐसे में हम अगर आपसे बात करें, ये जो कारक होता है ये वे एक छिपे हुए चर जिसे एक भ्रमित चर कहा जाता है और इससे जुड़ा होता है, जिसे सीधा मापा नहीं जा सकता। तो कारकों को कारक के रूप में जब हम सूचीबद्ध करते हैं तो डेटा को कितनी भिन्नताओं से समझा जा सकता है वो कारक विश्लेषण के रूप में आता है। आपको कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रही है, तो उसका आप क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं और उस टॉपिक के अलग अलग जो फैक्टर समझने लगते हैं कारकों के बारे में, तो आपको कारक विश्लेषण बन जाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि एक व्यक्ति है, उसको चलने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है। अब ये आप इसके आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं कारक। हो सकता है उसको, हो सकता है वो फिजिकली डिसेबल हो और वहाँ पे कई रीजन्स बन सकते हैं और उसके अंदर भी जा सकते हो आप। प्रीनेटल, नियोनेटल, पोस्टनेटल इत्यादि के माध्यम से आप देख सकते हैं ये समस्याएं हो सकती है। इसको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, हो सकता है उसका टंग में प्रॉब्लम है। सोडा आपने नाम सुना है, सोडा में अगर हम बात करें वहाँ पे दिक्कतें आ रही है, शब्द को छोड़ रहा है, शब्द को जोड़ रहा है, इस तरीके की दिक्कत आ रही है, एक एक्स्ट्रा शब्द बोल रहा है, ठीक है। सुनने में दिक्कत आ रही है, हो सकता है उसकी डेसिबल जो है कम है, हो सकता कोई दिक्कत हो,
ठीक है। कान में इंडोर जो है आपका इनर एक होता है, कान के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टेपिक्स के अंदर कान की एक हड्डी होती है, स्टेपिक्स, जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है शरीर की, हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो, है ना। तो इस तरीके की समस्याएं जो निकल के आई है ना, वो कारक विश्लेषण कहते हैं उसको। यहाँ पे हम लोग ने कारक विश्लेषण इसको बोला जाता है, फैक्टर एनालिसिस इसी को कहा जाता है, फैक्टर एनालिसिस इसी को बोला जाता है। अब आंकड़े के रूप में अगर हम बात करें मैडम, तो आंकड़े के रूप में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सांख्यिकी का एक विधि तो है, ये सांख्यिकी का एक विधि है कारक विश्लेषण। बात को समझिए आप, जो संभावित रूप से कम संख्या में अवांछित चर, अवांछित समझ रहे हो ना, नेगेटिव वाले, जो अवांछित वेरिएबल्स होते हैं, उसके कारण कारकों के रूप में मनाए गए संबंधित वेरिएबल के बीच में भिन्नताओं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है आपका फैक्टर विश्लेषण। और जब वांछित होता है तब मेटा एनालिसिस, मेटा एनालिसिस। क्लियर हो गया? अवांछित के लिए मेटा, अवांछित के लिए कारक विश्लेषण, कारक विश्लेषण। समझ में आ गया? चलो शुक्र है, आगे बढ़िए। एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता किस आधार पर मूल्यांकन करोगे आप? किस आधार पर मूल्यांकन करना चाहोगे? प्रकाशन का अध्ययन स्थान, अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने पर जिस कठोरता से लागू किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी तो काट दीजिए। अब देखिए, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, रिसर्च का अध्ययन कर रहे हैं, और रिसर्च के अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए? प्रकाशन का स्थान, जहाँ पब्लिशन का प्लेस है, वहाँ पर यह शोध अध्ययन का गुणवत्ता का आधार थोड़ी ना बेटर माना जाएगा मूल्यांकन का। बी लग रहा है, काटो। अनुशंसाओं को क्रियान्वित करना। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे समझ रहे हैं बताएं जरा? अनुशंसा, अनुशंसा मतलब सिफारिश होता है ना, क्या होता है? पार्शियलिटी के रूप में लेना जरूरी नहीं है। अनुशंसाएं तो सर हमारी कोई राय भी हो सकती है, राय दे सकते हैं। नहीं सर, गाइड जो आपको अनुशंसाएं देता है ना सर, उसको करने की बात कर रहा हूं। गाइडेंस भी हो सकता है, निर्देश। प्रश्न अदयी करा, अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने पर हो सकता है भाई, राय भी हो सकता है, सिफारिशें भी हो सकती है उसके क्रियान्वित करने पर। क्या एक शोध का जब अध्ययन की गुणवत्ता का आप आधार देखते हैं, क्या आप उसकी राय को क्रियान्वित करने पर आप इसका आधार बनाते हैं या सिफारिश के आधार बनाते हैं? समझने की कोशिश करें। ऑप्शन सी लग रहा है सर। अब जरा देखिए, शोध अध्ययन की गुणवत्ता का जिस कठोरता से उसको लागू किया जाता है, उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सही नहीं है ये? सही है। यही सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15 है। शोध अध्ययन की गुणवत्ता किस आधार पे, जिस कठोरता से उसको लागू किया जाता है, उसी आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यही बात सही है आपका, और ये सार्वभौमिक सत्य है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कथन सत्य नहीं है, आप इसको ध्यान रखना है। क्या आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कि वह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा? क्या उचित है ये? हाँ सर, ये चलो अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं बी को भी। एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देती है। हाँ सर। ठीक है। सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान में वृद्धि में सहयोग देते हैं। हाँ सर। अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। ये सही है। जरूरी नहीं है, गलत मतलब एक सही ऑप्शन है, इसमें सत्य नहीं है।
एक अच्छा शोधकर्ता जाएगा। एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। तो ऐसे ये ज़रूरी नहीं है। एक बच्चे ने भी बोला था, समझ गया था, इस प्रश्न के आधार पे भी वही सही जवाब था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ये। अब जरा देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? पत्रिका, विशेष निबंध, जनरल, पुस्तकें। जर्नल्स सी। 17 का सी आप बता रहे हैं। ओके, हाँ सर, जर्नल। अच्छा, क्यों सर बताइए? संजय जी, कुणाल सर, गणेश जी बताइए अगर हो तो। आप लोग बोलते कि जनरल ही करेक्ट हो जाएगा, शाबाश। यहाँ पे जनरल, अब पता है ये जनरल कौन सा जनरल है? प्रैक्टिस वाला है। कौन सा वाला है? अनुभव वाला है। तो मैं कहूँगा पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान का कार्य का प्रकाशन का विशेष रूप है, वही जनरल है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सी सही था, सही जवाब दिया आपने। बताइए जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। आप लोग 18 आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान का मुख्य कार्य कौन सा है? कूट दिए गए 18 का भाई। आप बताइए, यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा है। क्या पूछा है? मुख्य कार्य पूछा है। तो जरा मुझे बताइए, ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति को बनाए रखना चाहिए क्या आधुनिक समाज में अनुसंधान को? चलो ठीक है, बना के रखो। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि नई चीज़ों की खोज करना चाहिए क्या आपको? चलो अच्छा करिए। फिर कहता पहले का लेखन पर आलोचना करिए। ये देखिए पूर्व में, देखिए यहाँ आप समझे नहीं। प्रश्न है आधुनिक समाज का, आधुनिक समाज का प्रश्न है जो अनुसंधान का मुख्य कार्य बता रहा है। ये थोड़ी ना है अब दिन भर आप यही करोगे। कोई बंदा कुछ लिख के चला गया तो चलो भैया उस पर आलोचना करो, ये डेटा कहाँ से लाके आ गया, ये क्या चीज़ है, उसी पे मत रहिए। आलोचना समझ रहे हो आप लोग क्या होता है? किसी थ्योरी को गलत नहीं साबित करना होता है, बेसिकली उसमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ें अगर ना हो तो अगर ये चीज़ें की जाए तो बेटर मानी जाएगी, तो वो आलोचना। स्रोत के गंभीर रूप से व्यवस्थित ज्ञान एवं विश्लेषण करना है। ऑप्शन कौन सा आएगा? 4 2 1। तो 4 2 1 इसमें नहीं है क्या? अच्छा, देखिए यहाँ पे इसने 4 2 1 क्यों लिखा? कोई सोच रहा है इस तरीके की बात? क्वेश्चन के ऑप्शन में कोट में क्या? चौथा ऑप्शन सही है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद पहला। नहीं, इसने कहा, इसने जानते हो, इसने मुख्य कार्यों को अपने तर्क के हिसाब से समझाने की कोशिश किया है। हमने पहले स्रोत के बारे में सोचना पड़ेगा, रिसोर्सेज के बारे में सोचना पड़ेगा, और फिर हमें क्या करना? व्यवस्थित जांच और उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। परंतु हमें नई चीज़ों की खोज करना पहले होना चाहिए था, आई थिंक। फिर उसके बाद आपको 4 को डालना चाहिए था, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसने डाल रखा है। अच्छा, जो ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति को बनाए रखना है, ये तो लास्ट में ही आता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाए। अगर हम 2 को यहाँ पे मानते हैं, लेकिन ये 3 गलत जवाब था, इस वजह से हमने इसको काट दिया, इसी वजह से। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा। सर, नई चीज की खोज करने के पहले जो मतलब स्रोत है उसके बारे में विश्लेषण तो करेगा ना, उसके बाद सही तो लिखा है 4 चीज। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले नई खोज होनी चाहिए ना। हमने नई खोज शुरुआत किया, रिसर्च किया, अन्वेषण किया, उसके बाद हमें जांच परीक्षण उस पर होती है ना। तो इसने पहले जांच को समझा, परीक्षण को समझा, फिर उसने खोज पर बात की, फिर जाकर उसने कार्यों की प्रगति की बात की। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए संदर्भ में सत्य माना जाएगा? प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं भाई, क्योंकि सारे प्रश्न अप्लाइड टाइप के दिख रहे हैं, है ना? अच्छे अच्छे प्रश्न है ना? बताइए जरा 19 का आप क्या बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे कि अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है। चलो हाँ भाई, सही है, सिद्धांत का परिभाषित तो आप कर ही सकते हैं इस तरीके। मैंने आप लोग बोला भी है, जब समाज कार्य पढ़ा रहा था कि अवधारणा सिद्धांत हमेशा आते हैं रिसर्च से ही, और आप
लगा के भी आए हैं, एग्जाम में प्रश्न ही पूछा गया है, आप लोगों ने भी लगाया है, चलो ठीक है, सही मान लेते हैं, आगे बढ़िए। उन नए आंकड़ों का देखो भाई, अस्थायी स्पष्टीकरण करके जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये आपका बी जो है गलत जवाब है। अगले शोध के लिए उपयुक्त हो, सिद्धांत को परिभाषित सत्य के लिए, इसलिए अगले सिद्धांत की नो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ए ही करेक्ट जवाब होगा, है ना। चलिए आज का एक आप लोग लास्ट सवाल कर लीजिए, ठीक है। मैं ये पीडीएफ आपको भी भेज दूंगा, देख लेना। कल मैं आप लोगों से जो है रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, जहां चर्चा करूंगा टॉपिक पर, सीधा सीधा टॉपिक पर चर्चा करूंगा, समझाऊंगा आपको और सारी डिटेल जानकारी दूंगा आप लोगों को रिसर्च पर। 8 बजे की क्लास में कौन से ईयर में करेंगे? 2018 का प्रश्न होगा। ये प्रश्न देखिए पहले, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसमें, कहोगे तो 2020 का भी करवा देंगे, नो इश्यूज। मैं सोच रहा 2020 का 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद करो। ओके, 20 का आपने यहाँ पे सी जवाब दिया है। सोच और तर्क की क्षमता रखता है, यहाँ पे अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया गया है, क्या गलत जवाब। स्नातकोत्तर गलत, तर्क और सोच क्षमता होता है, परिश्रमी कार्यकर्ता गलत। ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 का सी वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आप लोगों के लिए समाज कार्य शोध में। मैंने शोध को लेकर बात किया है केवल आप लोगों से, 20 प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट थे आप सबके लिए। मैं कल आप लोगों से समाज कार्य शोध के बारे में पढ़ाऊँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा और कुछ चीज़ें लिखवाता जाऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँगा और तीव्र गति से हम लोग चलेंगे, रिसर्च के टॉपिक को करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 3 से 4 दिन में ही समाप्त करने की कोशिश करूँगा। रिसर्च का टॉपिक इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, दोनों में काम आएगा। रिसर्च पार्ट ए में भी काम आएगा, पार्ट बी में भी आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। शाम को 8 बजे क्लास जो चलने वाली है, 2018 का प्रश्न पत्र हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।